हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी गतियाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी की गतियाँ तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। नंबर 1 है घूर्णन गति। घूर्णन गति या परिक्रमण गति, घूर्णन गति या दैनिक गति, घूर्णन गति या दैनिक गति, इसके बारे में जान लेते हैं। तो घूर्णन गति या दैनिक गति, जो पृथ्वी अपना दिन में बिल्कुल एक चक्कर पूरा करती है, वो ही हमारी घूर्णन गति कहलाती है। जैसे इसका नाम है दैनिक गति, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी जो है अपना रोज का एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में, एक दिन में। तो 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर पूरा होना। तो 24 घंटे में जो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, वो ही क्या है? वो दैनिक गति है। इसे ही हम दैनिक गति है। जैसे इसके नाम पर ध्यान देंगे, ये क्या है? दैनिक है, यानी रोजाना इसका चक्कर जो है पूरा हो रहा। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 पे आता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति अब परिक्रमण गति क्या है? परिक्रमण जो पृथ्वी 365 दिन में अपना चक्कर पूरा करती है, जो कक्षा में पूरा करती है, उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण करता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये अपना पूरा एक दिन में चक्कर पूरा कर रही है, लेकिन जो परिक्रमा है वो 365 दिन और 6 घंटे में अपना पूरा चक्कर कर रही है, वो भी कक्षा में अपनी। तो पृथ्वी का कक्षा में 365 दिन एवं 6 घंटे में चक्कर का पूरा होना। तो पृथ्वी जब अपनी कक्षीय समतल में 365 और दिन और 6 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है, तो उसे क्या कहता था? परिक्रमण गति कहता था। डिफरेंस दोनों में यही है, ये दैनिक गति है, 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर हो रहा है, यहाँ पर अपने अक्ष पर घूमती है यहाँ पर पृथ्वी, और यहाँ पर कक्षा में घूमती है। तो ये क्या है? ये परिक्रमण गति कहलाते हैं। 365 दिन 6 घंटे में अपना पूरा करना। अब ये यहाँ से हमारा लीप वर्ष बनता है, तो लीप वर्ष को डिस्कस करेंगे अब। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब परिक्रमण गति में पृथ्वी अपना 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो ये जो 6 घंटे हैं हमारे, 365 दिन 6 घंटे, इसे पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। तो 365 दिन और 6 घंटे, और यही 6 घंटे 4 वर्ष में मिलकर एक दिन बनाते हैं। 6 गुणा 4 कर दिया, तो कितने हो गए? 24 घंटे, यानी कि एक दिन। तो जो अब ये जो 365 है गए और एक हो गया, अब कितने दिन हो गए? ये दिन हो गए 366 दिन। और जो 366 दिन वाला साल होता है उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ये दिन कौन सा होगा? ये लीप वर्ष होगा। अब गणना के लिए, सुविधा के लिए हम 365 दिन कहते हैं, लेकिन जो 366 दिन वाला साल होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। और इसकी पहचान जो होती है, वो जो संख्या 4 से विभाजित होती है, वो जो वर्ष 4 से विभाजित होगा वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसा सन 2020 है, सन 2020 कितने 4 से डिवाइड हो रहा है? कितनी बार? 5 बार हो गया 20, तो 20 लीप वर्ष था। अब सन 2024 जो आने वाले साल है, सन 2024 4 से डिवाइड होगा 6 बार, तो ये कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। फिर सन 2028 आने वाला है, सन 2028 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में जो ये एक दिन होता है, ये वाला एक दिन, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। फरवरी में 28 दिन होते हैं। लेकिन जिस दिन ये लीप वर्ष में आगा ये दिन, उस साल जो फरवरी होगी वो कितने की होगी? फरवरी जो होगी वो 29 की होगी। तो जिस वर्ष फरवरी 29 की होगी, वो साल जो होगा लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है। अब प्रदीप्ति व्रत की तरफ चलते हैं।
एक वृत्त के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, हमारी पृथ्वी मान लिया हमने, ये है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो अगर हम इस पर लंब गिरे हैं, ये क्या हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है ये। तो ये जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है, यानी कि मैं एक रेखा झुका के बता रहा हूं, उस हिसाब से पृथ्वी घूमती है, सीधी खड़ी नहीं होती है, झुकी हुई होती है इस तरीके से। तो ये जो कोण बनेगा ये 66.5 का बनेगा, ये जो बनेगा ये 66.5 का बनेगा। और अगर मैं इसे, लेकिन ये आधा नहीं है, आधा इस तरीके से होगा, अगर मैं बीच में से लंबे घेर दूं इस पर और नीचे को कर दूं तो ये आधा हो जाएगा, 180 इंगे, 180 इंगे। तो ये जो बनेगा ये कितने का बनेगा, ये 23.5 का बनेगा। ठीक, ये अब एक और बात जो आपके व्रत में बताई जाएगी, आप जानते हैं प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत, व्रत बनाया, ये क्या हमारा ये व्रत है, यहां पर एक रेखा काट के दोनों को डिवाइड कर दिया आधे आधे में, 180 इंगे हो गया, 180 इंगे हो गया। अब सूर्य के माध्यम से जानेंगे कि कहां पर रात होगी कहां पर दिन होगा। तो मान लिया ये हमारा सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये रोशनी दे रहा, ये रोशनी दे रहा। तो जो ध्रुव सूर्य की तरफ होगा उसमें क्या होगी, रोशनी होगी। जैसे ये सूर्य क्या है अभी इस 180 तरफ है, इसे ध्रुव मान लो उत्तरी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव, इसे उत्तरी और इसे दक्षिणी। तो ये सूर्य का प्रकाश होगा इस पे पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, ये उत्तरी ध्रुव है। तो ये चांदना जो होगा, ये जो होगा प्रकाश वाला वो होगा, यहां पर प्रकाश होगा और यहां पर क्या होगी, रात होगी, यहां पर प्रकाश होगा और यहां पर रात होगी। तो जो ये इसे डिवाइड कर दिया, दिन और रात को जो डिवाइड कर दिया उसे क्या कहेंगे, उसे प्रदीप्ति व्रत कहेंगे। क्या कहलाएगा ये, दिन और रात को अलग करने वाला प्रदीप्ति व्रत, दिन एवं रात को अलग करना, करने वाला व्रत, करने वाला व्रत क्या कहलाता है, करने वाला व्रत प्रदीप्ति व्रत कहलाता है, प्रदीप्ति व्रत, प्रदीप्ति व्रत कहलाता। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही दिन और रात को अलग करता है। जहां प्रकाश होगा वहां पर दिन होगा, और जहां रात होगी वहां पर, जहां सूर्य का प्रकाश आएगा वहां पर रात होगी। और यहाँ क्योंकि यहाँ से इधर जा नहीं सकते, क्योंकि जो पृथ्वी है वो गोल है। तो अगर तुम भी कुछ एक उदाहरण के तौर पर बताता ना, अगर तुम्हारे पास कोई बॉल है, जैसे वॉलीबॉल वाली बॉल होती है, अगर तुम उस पर टॉर्च मारोगे रात के समय में, तो क्या होगा कि जो जहां पर टॉर्च पड़ रही है वहां पर ही चांदना होगा, उसके पीछे वाले भाग पर चांदनी नहीं होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। अब थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ दिन होगा कहाँ रात होगा। तो मैं सबसे पहले सूर्य बनाता हूँ। ये क्या है, ये सूर्य है। इसमें मौसम भी कवर हो जाएंगे, जितने भी हमारे 4 मौसम है, सर्दी, गर्मी, बसंत और वर्षा, सब इसमें कवर हो जाएंगे। ये क्या है, यहाँ पे ये पृथ्वी मान लो, क्योंकि सूर्य केंद्र में स्थित है इसीलिए हम सूर्य को केंद्र में रख रहे हैं। पृथ्वी, ये क्या है, ये पृथ्वी है। ये क्या है, ये पृथ्वी है।
तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, यानी ये जो है इस तरीके से घूमेगी, चित्र के माध्यम से इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी। तो हम ये इसी तरीके से देखेंगे। यहां पर क्या होता है, 21 मार्च 21 मार्च 21 मार्च ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो हमारा जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी ध्रुव में है, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो हम उसी तरीके से देखेंगे। 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में गर्मी का आगमन हो जाता है। जैसे भारत उत्तरी ध्रुव में है, तो भारत में क्या होता है कि फरवरी तक लगभग गर्मी रहती है, और मार्च में क्या होता है, मार्च में गर्मी आने लग जाती है दोबारा से, और सर्दी खत्म हो जाती है। इसके बाद और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें वो बिल्कुल पृथ्वी पर लगभग पूरी नहीं पड़ती हैं, थोड़ी अलग पड़ती हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं पड़ती हैं। इसीलिए मार्च में ज्यादा ना तो गर्मी होती है ना तो सर्दी होती है, सही मौसम होता है मार्च का। अब आते हैं यहाँ पर 21 जून को, 3 महीने बाद, मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा का बिल्कुल सीधा पड़ता है, सूर्य के प्रकाश कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो आप 21 जून का अंदाजा ला सकते हैं कि भारत में किस तरह की गर्मी 21 जून को होती है। 21 जून में, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो भारत है, जो उत्तरी गोलार्ध के देश है या भारत है, वहां पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है बिल्कुल पूरा पड़ता है, कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा प्रकाश पड़ता है सूर्य का। इसीलिए 21 जून को बहुत भीषण गर्मी जो है इस महीने में उत्तर भारत में पड़ती है। अब जून के बाद यहाँ पर क्या, 23 सितंबर की स्थिति कहां पर है, यहाँ पर और यहाँ पर लगभग सेम कंडीशन देखने मिल जाएगी। 21 सितंबर यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो आप समझते हैं कि उत्तरी सितंबर से जो अक्टूबर वाला महीना होता है, सितंबर के लास्ट जो होता है, उसमें गर्मी कम हो जाती है, और नवंबर दिसंबर में अच्छी गर्मी भारत में या उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में पड़ने लग जाती है। तो ये जो इन दोनों की जो स्थिति है, ये क्या कहलाती है, ये विषुव कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये विषुव कहलाती है। ये जो स्थितियां दोनों की, ये क्या कहलाती है, विषुव। यहाँ पे ये भी विषुव और ये। अब जाते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध, इस तरह से कर दूं मैं, 22 दिसंबर ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार ये है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ये है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ये है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यदि आप भारत के निवासी हैं तो आप उत्तरी गोलार्ध को देखिए, इससे समझने में आपको मौसम बहुत अच्छा लगेगा। तो जो 22 दिसंबर है, वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ती हैं, जिस कारण जो ये उत्तरी गोलार्ध वाले देश है, जैसे भारत है, वहां पर ठंड होती है। तो दिसंबर का महीना आप भारत में जान सकते हैं कितना बड़ा सर्दी वाला महीना होता है दिसंबर में। यही कारण है कि दिसंबर में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में क्या होती है, गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी होती है। और 25 दिसंबर क्रिसमस डे भारत में बहुत ही सर्दी में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस डे आता है 25 दिसंबर को, तो वहां पे बहुत भीषण गर्मी होती है। तो ये जो स्थितियां, ये क्या कहलाती हैं, ये उत्तर एनांत और दक्षिण एनांत कहलाती है। तो इसलिए हमने एनांत लिख रहे हैं।
उत्तर अनांत, और ये भी अनांत है, इसे भी हम अनांत कहेंगे। तो ये अनांत की कोई वैसे परिभाषा नहीं है, ये जो इनके बारे में यही उत्तर अनांत है और ये दक्षिण है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैं इसे साफ करके। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यार चित्र बता रहे थे, तो एक बार और चित्र बता दूं। तो ये जो 21 मार्च जो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, तो 21 मार्च को जब उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को जो है गर्मी लगभग चली जाती है, और जो ये पृथ्वी की ये सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर, वह कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, ना कि सीधी पड़ती है। यही कारण है कि मार्च में भारत में ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना तो ठंड होती है, अच्छा मौसम होता है, क्योंकि ये बसंत ऋतु का मौसम होता है। अब 21 जून से ऋतु, वो 21 मार्च से 21 जून को जो है उत्तर भारत में जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल कर्क रेखा पर पड़ती है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने के कारण भारत में उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी है बहुत ही भीषण गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो और ये जो स्थिति होती है ये क्या कहलाती है, ये अनांत कहलाती है। तो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला टॉपिक है। और 21 जून को भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक या भीषण गर्मी पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है। और जो ये उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर दिन होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन। अब 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं तिरछी पड़ती हैं ठीक 21 मार्च की तरह। यही कारण है कि भारत में उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को भी ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। मौसम सितंबर को भी ऐसे होता है और मार्च को भी लगभग वैसे होता है 21 मार्च को। तो ये जो स्थितियां ये क्या कहलाती हैं, ये विषुव कहलाती हैं, और ये वाली जो स्थितियां ये अनंत कहलाती हैं। अब जो लास्ट है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत जो है ये है उत्तरी गोलार्ध में है, तो सूर्य किरणें किस पर पड़नी है, दक्षिण गोलार्ध में। उत्तर भारत में सूर्य किरणें नहीं पड़नी, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ठंड पड़ती है बहुत ही भीषण वाली। 22 दिसंबर को उत्तरी भारत में या उत्तरी गोलार्ध में बहुत खतरनाक वाली ठंड पड़ती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में आप ये कल्पना करो कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो भारत में तो इतनी भीषण गर्मी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो ग्रीष्म ऋतु में आता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स टू वॉच।